नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पंजाब से सियासी बिसात बिछ चुकी है। हर एक पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन प्रदेश में पहली बार दलित और हिंदू राजनीति का केंद्र बन रहा है। हालांकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि पंजाब की राजनीति में दलितों और हिंदुओं की उपेक्षा किस कदर होती रही है। रामगढ़िया सिख बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले ज्ञानी जैल सिंह के अलावा पंजाब में नॉन जट कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन इस बार पहली दफा सत्ता की चाह में सियासी दल ध्रुवीकरण की राह पर चल पड़े हैं और उनकी नज़र 70% दलित और हिंदू वोटर्स पर है, जिनके राजनीतिक नसीब में कभी सीएम की कुर्सी नहीं रही। और दलित वोटर्स को साधने के लिए पार्टी ने दलित कार्ड भी खेलना शुरू किया। अकाली दल का ये कहना है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है, डिप्टी सीएम दलित समाज का होगा। बीजेपी का प्रदेश में कोई वर्चस्व नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने भी दावा किया है कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो सीएम फेस दलित होगा। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हरपाल सिंह चीमा दलित समुदाय से ही आते हैं। तो सियासी दल तो हिंदू दलित समाज को साथ में जुटे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में सत्ता के शीर्ष पर कौन काबिज होता है। तो दलितों की आबादी की बात करें तो कुल 31.94% दलित हैं। दुआबा 41% हैं। पंजाब की राजनीति के केंद्र में दलितों की मौजूदगी किस तरह से है, ये आप देखिए। तो चलिए, कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, चर्चा इसी बात पर होगी। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ रविंदर सिंह राजपुरा हैं। रविंदर सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से गुरप्रीत सिंह हैं। गुरप्रीत सिंह जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ अमरदीप धरनी हैं। अमरदीप धरनी जी, आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने पर। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मंजीत सिंह जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले शुरुआत गुरप्रीत सिंह जी आप ही के साथ कर रहा हूँ। सर, सरकार आपकी है, रिपीट करने के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार ये दलितों का मामला क्या है? क्या पंजाब में भी एक मुद्दा आ गया है अब, उत्तर प्रदेश को छोड़कर और बाकी राज्यों को छोड़कर? देखिए, मुझे नहीं मालूम ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है आपके पास। दलित का जो मूवमेंट है, जो एक दलित पार्टी बीएसपी बनी है, उसकी शुरुआत पंजाब से हुई थी। कांशीराम जी पंजाब को बिलोंग करते थे। दलित सिंस इंडिपेंडेंस ज्यादातर कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा है सालों साल, लेकिन धीरे धीरे दूसरी पार्टियां जो हैं वो इनकी इंपॉर्टेंस को देख के इनको किसी ना किसी ढंग से वर्गलाती रही हैं। मैं ये बिल्कुल बात मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे दलित सारे मुल्क में, और कांग्रेस पार्टी उस दलित वोटर को या उस दलित भाईचारे को संभालने में काफी हद तक असमर्थ रही है। और आज हालात क्या है कि आज हर एक वर्ग, केजरीवाल जी आए तो दलित, सुखबीर बादल जी बोलते हैं मैं उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अब आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ज्ञानी जैल सिंह के बाद कोई भी यहाँ पे नॉन जाट नहीं बना है। आप दलितों की बात कीजिए। दलित जो थे, सरदार बूटा सिंह कांग्रेस में दलित होम मिनिस्टर रहे हैं। नंबर 2 इन द कैबिनेट ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर लाइक मिसेस इंदिरा गांधी, राजीव गांधी।
सो ये नहीं है, लेकिन दलितों की जो सबसे बड़ी मुश्किल है ना जी, जो उनका रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है जी। कि यहाँ से शुरुआत होके वो बीएसपी सारी शिफ्ट हो गई, आइडियोलॉजी भी और पावर भी यूपी में चली गई, और यहाँ जो था उनका जो काडर धीरे धीरे बढ़ता गया, इतना बढ़ गया है कि अब दलितों में जो है मजहबी भाईचारा आता है, वाल्मीकि आते हैं, रामदासी आते हैं, जो आशुतोष जी के फॉलोवर है वो आते हैं, बाबा बालकनाथ, ये बट गए। और ये डेरों में बट के उनके पीछे लग के कुछ जो है वो सियासी अपनी जो है पहचान के लिए पार्टी छोड़ के कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, ये कलेक्टिवली इकट्ठे नहीं हो सके। और 31.3 अगर दलित हैं और अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो कम से कम 30-40 एमएलए आराम से बनते हैं, लेकिन ये इकट्ठे नहीं हो सकते क्योंकि इनको जो सियासी पार्टियां हैं जो आज भी इनके पीछे लगी हुई हैं, वो इनको इनकी वोट का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पावर देने में बड़ी इनको तकलीफ होती है। बड़े बड़े बयान तो दे रहे हैं सुखबीर बादल जी। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि 10 साल में आपकी जो सरकार रही तो आप उप मुख्यमंत्री रहे, आपके फादर साहब जो है वो मुख्यमंत्री रहे, तो आप छोड़ देते, आप दलित को उप मुख्यमंत्री बना देते। आपके पास तो अमरदीप जी बैठे हमारे साथ थी एज ए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट हैं और ये देख रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट जो वोट बैंक है। और दूसरी बात मैं हिंदूज की कर दूं, हिंदू वोट बैंक हमेशा कांग्रेस और भाजपा में बढ़ता रहा है। मैं मानता हूं कि कुछ हिंदूज जो हैं वो दलितों में भी आते हैं, लोअर इनकम ग्रुप में भी आते हैं, लेकिन मोस्टली भाजपा में और कांग्रेस में बढ़ता रहा है। अब हालात पंजाब में ये हो गए हैं कि भाजपा वालों को गांवों में तो घुसने नहीं दिया जा रहा और उनकी विरोधता हो रही है शहरों में भी। आप तेक्षण सूद को ले लीजिए, मित्तल जी को ले लीजिए, मनोरंजन कालिया को ले लीजिए। सो ये जो हिंदू वोटर है ये बहुत अहम वोटर है, हमारे भाई हैं। ये एक और सिस्टम चल पड़ा है कि हिंदू सिख और दलित डिवाइड कर दो। ये जो चल रहा है ना, ये आरएसएस का और भाजपा का है सारा। पंजाबी है, पंजाबी में हिंदू सिख मुसलमान ईसाई दलित भाईचारा सब आते हैं, जट भी आते हैं, नॉन जट भी आते हैं, और वो अपनी मर्जी से अपना नुमाइंदा चुनते हैं। ये नहीं कि उनको कम्युनिटीज में डिवाइड करके फिर आप कहो जी इनके तो 20 एमएलए होने चाहिए थे। ये शरारत है, ये शरारतें हैं पंजाब की सियासत के खिलाफ, ये पंजाब के लोगों के खिलाफ शरारत है कि इनको जट नॉन जट में बांट दो और हिंदू और नॉन हिंदू में बांट दो। ये तो पॉलिसी पिछले 7 साल से भाजपा की चल रही है सेंटर में। और भी सवालों को लेकर आपके पास आऊंगा, और भी लोगों से की कमेंट ले लेते हैं पहले। ये टॉपिक फॉर डिस्कशन जो है ये बड़ा सेंसिटिव है और इसको ऐसे प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, दलितों की इंपॉर्टेंस जो है हर समाज में हर जगह पे है और उनको उनकी बनती इज्जत मिलनी चाहिए। आपने बादल साहब पर सवाल उठाया, इसलिए अमरदीप जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है गुरप्रीत जी, ठीक है अमरदीप जी जवाब दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी अमरदीप जी आपकी आवाज आ रही है। आप गुरप्रीत जी को सुन रहे थे सर। आरोप सीधा बादल साहब के ऊपर उन्होंने लगाया, बाकी पार्टी के ऊपर उन्होंने लगाया, और ये दलित और हिंदुओं वाला मुद्दा है। अब ये क्या पंजाब में भी आ रहा है? देखिए ऐसे है कि पंजाब में 3 खास तौर से जो वोट बैंक है 3 लोगों का है। एक दलित का है, एक हिंदुओं का है और एक सिखों का है। देखिए हर जो धड़ा है उसको अपनी रिप्रेजेंटेशन टोटली मिलनी चाहिए। और पिछले टाइम में जो देखिए पहले श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी की सांझ होती थी और इन बिटवीन अनफॉर्चुनेटली किसी तरीके से जो है उनकी जो सांझ थी वो कम से कम हो गई। और उसके बाद आज जो श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी के आपस में जो रिश्तों में दरार आई है उसके बाद जो है और बीएसपी और श्रोमणी अकाली दल की जो सरकार बनने जा रही है या बनेगी, उसके लिए ये हमारा प्रिंट है, ब्लू प्रिंट है कि हर जो समाज है, हर वर्ग है, उसको नामजद। सीएम कौन दलित होगा सर? है जी, सीएम दलित होगा? नहीं, हमने नहीं सीएम दलित बोला, हमने कहा है कि डिप्टी सीएम दलित होगा। और क्योंकि वो
जूनियर पार्टनर है श्रोमणी अकाली दल के साथ। ठीक है, यानी सीएम हिंदू होगा और डिप्टी सीएम दलित होगा, आप ये कह रहे हैं? अरे सर, मैंने कब कहा हिंदू होगा, कौन होगा? अरे श्रोमणी चलिए, अकाली ठीक दल है, की जब सरकार बनेगी, ठीक है रविंदर सिंह जी, ठीक है, हमारे जो अलॉयज हैं उनको हम पूरी रिप्रेजेंटेशन देंगे। हाँ। क्योंकि पंजाब है जो हिंदुओं का, सिखों का, दलितों का, सभी का साझा है। ठीक है, गुरप्रीत सिंह जी सर आऊंगा, एक एक कमेंट दो मेहमानों का हो जाए। मंजीत जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले रविंदर जी एक चाहूंगा आप भी इस पर कमेंट करें सर कि अब जो दलितों वाली, हिंदुओं वाली राजनीति है, जातिगत राजनीति है, पंजाब में अब मुखर होकर सभी पार्टियां बोल रही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अकाली दल ने भी गिनवाया कि वो थोड़ा सा फंस भी गए इस बात पे कि अगर उनका बनेगा तो फिर जो उनकी पार्टी के सुप्रीमो है या लीडर्स हैं बड़े, उनका क्या बनेगा। मसला ये है कि चाहे आप दलित को बना लीजिए या नॉन दलित को बना लीजिए, जब तक उनके असल मुद्दों की बात नहीं होगी तब तक दलित्स का और जितने भी पछड़ी हुई बैकवर्ड क्लासेस का तब तक कोई भला नहीं हो सकता। ऐसे तो जैसे बात कर रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम बना देंगे, मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना दिया है, लेकिन आज भी मानसिकता ये है कि वो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है, अगर किसी मंदिर में जाके आता है तो सारे मंदिर को दूध से धोया जाता है। मामला उस मानसिकता से लड़ने का है। जब तक उन, जैसे गुरप्रीत जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत किया है, कांग्रेस का वोट बैंक था एंड ऑल दैट थिंग, पर मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ा घोटाला निकला है। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, मैंने 85 केस सिविल रिट पिटीशन हाई कोर्ट में डाल के दलित बच्चों को उनकी स्कॉलरशिप दिलवाई है। कॉलेजेस थ्रेट करती हैं उनको। स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने उजागर किया है पंजाब स्टेट के अंदर। ठीक है सर। और ये जो सिर्फ दलित के नाम के ऊपर एक सियासत की जा रही है, जब तक उनके असल मुद्दों के ऊपर बात नहीं होगी, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ। ठीक है सर। मंजीत जी, दरअसल असल मुद्दों से हटकर अब राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही हैं। देखो, बड़े अफसोस की बात है कि ये पहले ऐसे, देखो, जात धर्म इस्तेमाल तो होता रहा है इलेक्शन में। पंजाब में जो सीधा सीधा ओपनली होने लगा है, ये पहली बार। हाँ। उसका कारण है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को बीजेपी ने पोर्ट्रे किया कि ये जाटों का आंदोलन है, और जो गांव में हर चीज पर काबिज हैं, सत्ता पर काबिज हैं, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में काबिज हैं, जमीन पर काबिज हैं, तो ये एक डोमिनेंट कास्ट है। जबकि इनका नंबर 18 से 20% है, जो बीजेपी कहती है। जो 32% हैं, इनसे यानी जाटों से 12% ज्यादा है, उनकी बारी कब आएगी? तो इसमें ये कह करके कि देखो उनसे बेइंसाफी हो रही है, धक्का हो रहा है, उन्होंने नारा दिया कि हम दलित चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अरे भाई, तो आपने ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बनाया ना, तो क्या देश में ओबीसी का कितना भला हो गया बताओ? हाँ, अभी एक जरूर किया है कि जो सेंटर ने मेडिकल की और डेंटल सीटें हैं उसमें 27% जरूर कर दिया है। वो भी हो सकता है कि हम बार बार कहा तो उन्होंने सुन के कहा कि ये तो बुरी बात है, कुछ करना चाहिए। अदरवाइज ये एक प्लॉय है बीजेपी का कि पंजाब की पॉलिटिक्स को जातों के ऊपर बांट के रख दो। अब ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि 32% क्यों नहीं भाई, 20% क्यों करेंगे? अगर आप हेड काउंट करें तो ऐसे ही लगेगा। लेकिन जो 32% है वो एक जगह नहीं है, उसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, अमीर दलित भी हैं, गरीब दलित भी हैं, उसमें दलितों की पार्टी भी है बीएसपी, तो वो बहुत जगह पिंडू हैं, शहरी हैं, बहुत बांटे हुए हैं। वो 39 तो उनकी जाति है, 39 जाति है। तो इसलिए तो ये उसको आप ऐसे मत समझिए कि बैंक है जैसे नोट होते हैं तो 32% कोई भी उसको कैश कर लेगा, ऐसा इजी नहीं है। रही बात जो शहरी वोट जो है, वो ठीक कहा संधू साहब ने, गुरप्रीत ने, कि वो दो ही पार्टियों को ज्यादातर जाती थी, क्योंकि अकाली दल को सिख पार्टी समझा जाता था, गांव वाली पार्टी, जहां ऐसे समझ लो कि सिख समुदाय की मुख्य तौर पर रिप्रेजेंट करती पार्टी पहले शुरू में। अब तो ये बीजेपी के साथ काफी रहे, 9 मास का रिश्ता काफी देर रहा, तो वो चीजें भी खत्म हो गई थी। अब जो ये पॉलिटिक्स इस किस्म की धर्म और जाति के ऊपर बांट के चलेगी, तो मुझे लगता है कि ये पंजाब के लिए बहुत घातक होएगी।
बहुत बुरी होएगी, समाज के लिए बुरी होएगी, पंजाब के विकास के लिए बुरी होएगी, पंजाब की राशि गवर्नेंस के लिए भी इसकी नई चुनौतियां रहेगी। जो बॉर्डर स्टेट है, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए यहाँ कितनी किस्म की शरारत होती है, कितना कुछ पहले ही गर्म रहता है, गर्मजोशी रहती है। तो अगर हम जातों पर, धर्मों पर बांटेंगे तो वो कभी भी, वो सेल जो स्लीपर सेल होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। फिर मैं एक बार फिर कम से कम सिखों को पिटाई करने का, जैसे पहले खाड़कूबाद में किया, वो एक नया ड्रामा और एक नया मुद्दा निकल आएगा कि ये लोग खराब करते हैं। इसलिए इससे अवॉइड करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अकाली दल हो, जो मुख्य पार्टियां जहाँ की है, नई नई आम आदमी पार्टी भी है, धर्म और जात पर पंजाब में पॉलिटिक्स करना पंजाब के लिए और देश के लिए बहुत हानिकारक होगा, घातक होगा। इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें मंजीत जी आपकी ओर से कही गई हैं, क्योंकि आप बड़ी बारीकी से समझते भी हैं पंजाब की राजनीति को और आपका एक लंबा अनुभव भी रहा है। गुरप्रीत जी, अभी आपका जिक्र भी मंजीत जी कर रहे थे। देखिए गुरप्रीत जी, आप और मैं काफ़ी समय से एक साथ जुड़ते भी रहते हैं और मैं आपको इस तरीके से भी जानता हूँ कि आपको अगर पार्टी से हटकर अपना बयान देना हो, पार्टी से ऊपर उठकर बयान देना हो, पार्टी के खिलाफ आपको बोलना हो, तो आप मुखर होकर बोलते भी हैं। आज आप बताइए कि पंजाब के लिए क्या इस तरह की राजनीति सही होगी? क्या जातिगत तौर पर पंजाब में अब आने वाले वक्त में जो चुनाव है उसको लेकर राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करनी चाहिए, या फिर जो असल मुद्दे पंजाब के हैं उन पर फोकस करना चाहिए? ये जितने लोग जाति के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनके सब के ऊपर सेडिशन के पर्चे होने चाहिए। ये मुल्क जो है विभिन्न जातियों, विभिन्न लैंग्वेजेस का, विभिन्न प्रांतों का मुल्क है, डेमोक्रेटिकली सेटअप हमारा। वी आर प्राउड ऑफ आवर मल्टी कल्चरल सोसाइटी। और ये भाजपा ने जब के मोदी जी आए हैं, एक ही एजेंडे से आए हैं कि इनको परसेंटेज ऑफ रिलीजन पे बांट के हम राज करें। हिंदू मेजोरिटी में है, हिंदू में बनिया भी आता है, पंडित भी आता है, ब्राह्मण भी आता है, दलित भी आता है। चार वर्ण हैं, ठीक है जी, शूद्र से लेके ऊपर ब्राह्मण तक। तो इनको अलग कर लो और बाद में जो गरीब है उसका हाल आपने देखा है मुल्क में क्या है। ये कोविड के दौरान जो यूपी से, बिहार से बेचारे लेबर आई है, वो भी हिंदू हैं, वो भी जय श्री राम बोलते हैं, हम भी जय श्री राम बोलते हैं, हमें क्या दिक्कत है? तो सबके साझे हैं। लेकिन ये शरारत जो भाजपा ने रची है, ये ट्रेडिशनल जो बड़ी ढंग से और बड़े प्यार से पीसफुली हम मुद्दों पे सियासत करते थे, लोगों की भलाई के लिए सियासत करते थे, लोगों को कैसे उनका जीवन बेहतर किया जाए, खास करके जो हमारे 70% 80% किसी जमाने में गांव में रहते थे गरीब, उनसे हटाकर अब ये राम मंदिर की राजनीति हो गई। अब ये वो जो मुस्लिम का बेचारा दिल्ली में इतना बुरा हाल किया उसकी हो गई। अब किसानों को आतंकवादी बोल दो, इनको कॉमरेड बोल दो। और ये चीजें जो हैं, ये अच्छे भले एक आदमी को जो सही बोलता है उसके ऊपर सेडिशन का पर्चा कर देते हैं। इन सब के ऊपर सेडिशन के पर्चे होने चाहिए। जो राजनीति में ये बोलते हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो दलित होगा, अरे भाई हम कब कहते हैं? हमारी कांग्रेस ने आज तक कोई ऐसी कमिटमेंट या नहीं कही। हमारे पास 20-25 जितनी सीटें हैं, 117 में से दलित के, वहां दलित हमारे इलेक्शन जितने जीतते हैं उनमें से मंत्री हर बार बनते हैं, उनको अच्छे महकमे दिए जाते हैं। अरुणा चौधरी जी थे, चरणजीत चन्नी थे। ठीक है, लेकिन इस बार आपकी जीत का आपको आधार क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो आधार क्या होगा? क्योंकि वो 31% है, उनमें से एक मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। अरे भाई गवर्नमेंट चलानी है, कोई कम्युनिटी नहीं चलानी है। ठीक है सर, ये कहना ही गलत है। ठीक है, चलिए रविंदर जी से कमेंट लेते हैं इस पर। ठीक है, ठीक है, मिल रही 33% रिजर्व है आपकी सीटें। ठीक है रविंदर जी, आप तो आम आदमी पार्टी है सर, आम जनता की पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम लोगों से बनी हुई पार्टी, तो फिर क्यों जाति और धर्म ये सारी बातें हैं? राजनीति है ये। आम आदमी की तो कोई जाति धर्म नहीं होता ना, आम आदमी तो आम है। कि आम आदमी पार्टी कभी धर्म या जाति की राजनीति नहीं करती है। आम आदमी पार्टी का मानना ये है कि हाथी के पांव में सबका पांव। अगर बेस्ट एजुकेशन, बढ़िया एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, उसका सबसे ज्यादा फायदा मैं आपको बता दूं वो दलित और बिलो टू पॉवर्टी लाइन को होगा। क्योंकि सरकारी स्कूलों में
जितने भी सरकारी स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, 80% बच्चे जो गरीब और गांव वाले दलित हैं उनके पढ़ते हैं, और गरीब और जो गरीब दलित हैं वही सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं अपना इलाज अरे करवाने के नहीं लिए। यार, क्या बात कर रहे हैं। ये बेसिक चीजें ठीक होंगी तभी पंजाब और देश की राजनीति बढ़िया होगी। हाँ। अगर इन बेसिक चीजों पे आम आदमी पार्टी का एजेंडा ही जो मेनली रहा अच्छा, है, कौन वो होगा ये अगर जो आपकी सरकार ये बनती है? तो basically मुख्यमंत्री एजुकेशन मुख्यमंत्री और कौन हेल्थ होगा? केयर सिस्टम। हिंदू होगा, जब सिख तक होगा, बढ़िया दलित नहीं होगा, तब कौन तक होगा? development बताइए, नहीं हो सकती। बताइए कौन होगा? हेलो, रविंदर जी, हाँ जी। आपको आवाज मिल रही है मेरी? आवाज नहीं आई आपकी। जी रविंदर जी, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? किस जाति से होगा आपका मुख्यमंत्री? देखिए, दलित आम आदमी बोल, पार्टी केजरीवाल तो डेमोक्रेटिक दलित बोल के पार्टी गए है। हैं। आम आदमी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हाँ। हमारी पीएसी है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी दिल्ली में है और पंजाब की भी है, वो उनका निर्णय है, उन्होंने किसको देखना है, ठीक है कौन लगता है उनको अमरदीप पिछले जी, दरअसल सर 5-7 दिक्कत यही सालों है से कि रेगुलरली आम आदमी पार्टी के जब लिए काम कर रहा है। बयानबाजी करनी हो तो हम एक कुछ भी बोल totally जाते हैं। political ठीक है, वो है। अगर मैं ठीक यहाँ है पे भी सर, बैठ के कोई स्टेटमेंट देता हूँ वो वाजिब नहीं है, जैसे कि अदर ठीक है। पार्टीज कह रही हैं कि हम दलित को डिप्टी सीएम बना देंगे या पहले भी बनाते रहे गुरप्रीत हैं, जी आऊंगा या सर। जैसे कांग्रेस एलओपी बनाती रही है। तो इन चीजों से कुछ नहीं निकलने वाला अनटिल और अनलेस बेस्ट पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक है, अमरदीप जी का एक कमेंट। ठीक है, ठीक है दर्नी साहब, देखिए दिक्कत यही है, जब बयानबाजी हमें करनी होती है, जनता को लुभाना होता है, और तो हम कुछ भी बोल देते हैं, जो मन में आता है वो हम बोल देते हैं, लेकिन जब पूछा जाए नेताओं से स्पेशली कि आप बताइए, तब फिर गोलमोल जवाब ही आते हैं सर टीवी पर, साफ तौर पर कोई बोलता हुआ नजर नहीं आता है। इसको किया है धरनी साहब, हाँ जी, मुझसे आप बोलिए सर साहब, अगर अपनी पार्टी का आप पक्ष रख पाए साफ तौर पर तो बताइए, आप कौन मुख्यमंत्री होगा अगर आप दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी? अरे देखिए, जैसे गुरप्रीत जी बोल रहे हैं, गुरप्रीत जी तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं, सडिशन के पर्चे दर्ज होने चाहिए, ये होना चाहिए, कोई बात नहीं है। हर पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा होता है, अपना अपना एक प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम के तहत अगर आप एक गुलदस्ते की तरह जो है पंजाब है, उसमें अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अगर उनको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से दी जाएगी तो वो लोग अपने अपनी जो जिस समुदाय से वो संबंधित है वो उसको ऊपर उठा सकेंगे और उनकी रिप्रेजेंटेशन वो प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। ये सडिशन की बात कर रहे हैं गुरप्रीत जी। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि इन्होंने एक प्रधान पार्टी का बनाया मिस्टर सिद्धू को, उसके साथ जो 4 जो नुमाइंदे हैं उनमें आप बताइए वो कौन कौन सी जाति से है। बड़ी स्क्रिप्टेड स्टोरी है। और दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी है, तो क्या बना? आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी वो तो अनाउंस करके गए हैं कि हम एक सिख चेहरा जो पंजाब को सीएम के लिए देंगे। तो हर पार्टी का अपना प्रोग्राम है, अपने तरीके से वो हर आदमी बात करता है। मैं समझता हूं कि अगर किसी समुदाय को अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो इसमें गलत क्या है? ये बिल्कुल मिलनी चाहिए। ठीक है गुरप्रीत जी, बहुत जल्दी से एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मंजीत जी आपके पास आ रहा हूं। मैं धारनी जी से ये कहना चाहता हूं कि हमारे डैनी जी जो है ना, वो दलित समुदाय से हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं इनको एक बात पूछना चाहता हूं कि आपका जितने बार 4 बार 5 बार बने मुख्यमंत्री, आपके पास एक गुरदेव सिंह बादल को के अलावा किसी दलित को कोई भी पोजीशन आपकी पार्टी ने नहीं दी। आज आप संगठन कर रहे हो बसपा के साथ, और बसपा के साथ संगठन करके आप ये कह रहे हो कि हम उप मुख्यमंत्री देंगे। अरे भाई, आपने कभी एमएलए तो बनने नहीं दिया किसी को, और आपका एक बेचारा गुरदेव सिंह बादल जो अपने पीछे बादल जोड़ के जीता रहा है, उसकी हालत हमने देखी है। अमरदीप जी आऊंगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुझे कह रहे हैं कि आपके प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सिद्धू बने हैं। भैया, हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमें सब बराबर हैं। कल को अगर कोई दलित उठ के आता है और प्रधान बनने के लायक है तो बनेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, अगर कोई हिंदू बनेगा तो बनेगा। हमारे जाखड़ जी हिंदू ही थे। सुनील जाखड़ हिंदू थे। आप बनाना किसी दिन हिंदू को अकाली दल में, क्योंकि ठीक है। अमरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से बोलिए सर, उसके बाद मंजीत जी के पास पंजाबी पार्टी बना दी थी। आप बनाओ ना जरा किसी हिंदू को या दलित को प्रधान।
कर ठीक है सकते हो? कभी ठीक नहीं है कर अमरदीप सकते जी, आप। ठीक है अमरदीप जी बोलिए सर, बहुत जल्दी से आपका जवाब। देखिए, ये बातें हैं जो गुरप्रीत जी कर रहे हैं, ये बहुत इमोशनल आदमी है। मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये पार्टी का अपना प्रोग्राम होता है। इनके कहने से किसी को बनाना नहीं है, इनके कहने से किसी को उतारना नहीं है। मैं इनसे पूछता हूँ, मैं इनके डिबेट कर रहा हूँ जी, मैं कह नहीं रहा हूँ, डिबेट कर रहा हूँ मैं आपसे। कितने कितने चीफ मिनिस्टर हैं जो इन्होंने जो ये दलित समुदाय से इन्होंने बनाए हैं, ये भी बता दें आप। ठीक है मंजीत सिंह जब जी, ठीक है हाँ सर, जी। ठीक है मंजीत जी आपने सबको सुना और आप बड़े गहराई से समझते भी हैं, हर एक पार्टी को आप बड़ी बारीकी से जानते भी हैं सर। इस बार चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन सा दांव खेल रही हैं सभी पार्टियां? देखो कुछ तो मुद्दों की तो बात करेंगे ही, लेकिन हाँ, जातिगत जो है वो सिर्फ वोटों के लिए, किसी जात का किसी धर्म का कोई फायदा राजनीति के थ्रू होता नहीं है। हाँ, नहीं अब होता। कर तो तीनों पार्टी रही है। देखो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब वेरका जी मीटिंग से बाहर निकले दिल्ली में, तो वो कहे कि हम अब ये तो कल को बनाएंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई हिंदू को बनाएंगे, कोई जैसे अकाली दल ने कहा कि हम एक हिंदू डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और एक दलित बनाएंगे, तो चीफ मिनिस्टर तो सुखबीर सिंह बादल पक्की सीट है। अगर ऐसा मतलब होगा जो जीतेंगे तो हम ऐसे करेंगे, तो जाति तो धर्म आ ही गया। तो वेरका जी ने उसका रिस्पॉन्स किया कि आप तो अगली बार करेंगे, हम तो अभी कर देंगे, हम तो अभी ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसी दलित को लगा देंगे और एक हिंदू को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगा देंगे। तो इस किस्म का अभी रही आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का जो जैसे धारनी जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम सिख चेहरा को ढूंढ रहे हैं, उनको पता है कि सिख मेजोरिटी स्टेट है, तो दलित विंग भी है आम आदमी पार्टी में। पहले तो शुरू में जब हम थे तो कहते थे नहीं दलित नहीं रखना है, ये जातिगत पॉलिटिक्स। अब है कि नहीं है? अब ये भी जब आप पूछते हैं इनको, कहते हैं देखो जी हम तो दलितों का बहुत कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो एलओपी पार्टी हमारा में सबसे ज्यादा एमएलए दलित ही है। 20 हाँ हाँ हाँ, वो रविंदर जी आऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना कि वो कहते हैं कि हम तो पहले ही एलओपी जो हमारा है चीमा साहब, उनको उसी समुदाय से लगाया है। तो कोई भी पार्टी पीछे नहीं है दलित जात धर्म का कार्ड खेलने में। अभी औरतों का एजेंडा उतना जोर से नहीं आ रहा, वो भी आना चाहिए। वो भी 50-50% है, वो पता नहीं क्यों वो सब उस पर चुप हो जाते हैं। मेरे मुताबिक वो भी बराबर का ये एजेंडा आना चाहिए। पर मैं एक बात जरूर कहता हूं, ये जितने वोटर हैं जातों के नाम पर जो वोट डालेंगे, पहले ये समीक्षा कर लें कि पिछले 75 साल में जो उन्हीं की जाति के लीडर आते रहे, उन्होंने क्या किया उनकी जात के लिए, अपने किन्स के लिए। ये चीफ मिनिस्टर साहब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, वो जाट महासभा के प्रधान हैं, उन्होंने जाट महासभा बनाई है। तो जाट तो सुसाइड कर रहे हैं। जाटों पर 80-90 हजार करोड़ रुपया कर्जा था, क्यों नहीं उतार दिया? क्योंकि जाट चीफ मिनिस्टर हैं। तो जाट चीफ मिनिस्टर आने से माने ये नहीं है कि जाटों का भला हो रहा है। इसी तरीके से दलित चीफ मिनिस्टर भी आ जाएगा, इसका माने ये नहीं कि दलित का इतना अपहार हो जाएगा कि सारे दलित जाटों की तरह जमीन वाले हो जाएंगे, या घर वाले हो जाएंगे, या नौकरियों वाले हो जाएंगे। ये गलती में हमारे जो भाई सज्जन है वोटर हैं उनको नहीं आना चाहिए। ये पॉलिटिकल प्लाय है, लोगों को बेट है, जैसे मच्छी को दाना डालते हैं, वो दाना डाल रहे हैं कि हमें वोट डालो, हम आपके हैं। लेकिन वो किसी के नहीं है, वो अपने आप के ही हैं, अपने घर के हैं, अपने परिवार के हैं, अपने पार्टी के वो चंद लीडरों के होकर रह जाते हैं। हम सब जानते हैं, मेरा ये कहने की बात नहीं है। जहां जो लीडर प्रवक्ता हैं अच्छे से जानते हैं कि कैसे राजनीति चलती है। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, जो कि मिसिंग है। वो बहुत जरूरी है, मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए, ना कि जात और धर्म। ठीक है गुरप्रीत जी और अमरदीप जी, आप लोगों के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रविंदर जी जवाब देना चाह रहे हैं कुछ। मैं यही बात कहना चाह रहा था मंजीत जी से कि आम आदमी पार्टी में तो सब, अगर आप देखें 2017 की इलेक्शन, 17 की इलेक्शन देखें, तो बीएसपी का वैसे जो वोट शेयर था पहले हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 से 5 हजार उनकी वोट होती थी, वो बिल्कुल 500-700-800 पे आ गई है। वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। आम आदमी पार्टी के जो 20 एमएलए थे उनमें से सबसे ज्यादा एमएलए ही दलित थे। आप मानू के मैम ले लीजिए, आप एलओपी चीमा साहब ले लीजिए, पंडोरी साहब ले लीजिए, बिलासपुरी जी ले लीजिए, रूबी मैम ले लीजिए, संधवा साहब ले लीजिए, पिरमल खालसा कांग्रेस में गए हैं, अपना रोरी साहब हैं, बुद्धराम जी हैं, मास्टर जी हैं, बहुत सारे एमएलए। आम आदमी जो दलित की पहली पसंद को आम आदमी पार्टी होने का कारण ये है कि आम आदमी पार्टी एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम की बात करती है, जिससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो है, जो गांव के दलित हैं और शेड्यूल कास्ट हैं पूरे पंजाब में। ठीक है गुरप्रीत जी बोलिए।
देखो ये जो है ना सिस्टम कि आम आदमी पार्टी तो सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ चाहती है, बड़ी अच्छी बात है, बाकी महकमों को छोड़ दो, उसकी जरूरत ही नहीं है। सरकार चलाने में, एक स्टेट चलाने में बाकी क्या करना है, एजुकेशन और हेल्थ ठीक हो जाए सब ठीक है, और रोजगार भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और किसान भी खुश हो जाएंगे, उनकी एमएसपी भी हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। इनका ये कहना कि 20 में से 14 एमएलए दलित हैं, भाई आपके सारे सब हर जगह पे खड़े हुए थे, सब हारे हैं। ये बोलो कि जीतने में कामयाब इतने हुए जिनमें से कुछ दलित आ गए। चलो आप मुझे ये बताइए, दिल्ली में आपकी सरकार है, आपका कोई दलित मंत्री है वहां पे? राखी बिरलान जी, आपको पता ही नहीं है? राखी बिरलान जी डिप्टी स्पीकर है वहां पर। ओके, डिप्टी स्पीकर है ना, मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर की बात नहीं कर रहा मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ। आप किसी ओबीसी, आपके पास कोई ओबीसी मंत्री है? आपके पास कोई सिख मंत्री है? आपने जर्नैल सिंह को भेज दिया क्योंकि यहाँ जो पॉलिटिक्स आपने धर्म की चलानी है। सुनिए, डिबेट में आपको लिस्ट दे दूंगा। सुनिए मेरे पास लिस्ट है, आपसे पहले था, मैं इसी पार्टी में छोड़ के आया हूँ इसलिए कि ये फ्रॉड पार्टी है। लिसन सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मादा रखिए, मादा रखिए सुनने का बच्चे। रविंदर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप जब बोलते हो मैं नहीं बोलता हूँ, गुरप्रीत जी बोलिए सर, बात पूरी करिए। देखिए यहाँ पे आके केजरीवाल पहली बार बोलते हैं पहली मीटिंग में कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा। हाँ। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, जब आओगे तो कर लेना। उसके बाद मैं सिख चेहरा बनाऊंगा। अब ये जाति की पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है बताइए? क्योंकि उनको ये मालूम है कि मैं बनिया बरादरी से हूं, जब मौका आएगा तो बनिया बरादरी का होने के नाते मैं हिंदू वोट को तो फुसला लूंगा थोड़ा बहुत, सिख वोट नहीं पड़ती मेरे को। पिछली बार इन्होंने मोगा में जाके एक नॉन टेररिस्ट के घर में डेरा लगा रखा था, और वो बाद में मोगा आके पकड़ा भी गया और उससे नशा भी पकड़ा गया, और ये कहते रहे कि नहीं ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, अगर दलित फायदा चाहते हैं अपना, तो मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूं दलित भाईचारे को कि आप कैंडिडेट देख के और आप अपना इलाका देख के कि कौन आपकी सुनवाई कर सकता है, उस आदमी को वोट डालिए, पार्टियों को वोट मत डालिए। ठीक है, बिल्कुल यही बात मंजीत जी भी कह रहे थे कि लोग अगर वोट डालें, अगर जातिगत आधार पर वोट डालें तो कम से कम ये देखें कि उनकी जाति के जो नेता हैं उन्होंने अपनी जातियों के लिए क्या किया, अपने बिरादरी के लोगों के लिए क्या कुछ किया। ठीक है, बच्चों की स्कॉलरशिप खा गया वो, बताइए क्या कार्रवाई की आपने? सुनिए मैं बताता हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ। सर प्लीज आपस में मत झगड़िए, अमरदीप जी वेट कर रहे हैं सर, प्लीज। ठीक है, कितने करोड़ का स्कैंडल आपको पता भी है? अच्छा मुझे उनके खिलाफ धरने लग रहे हैं। अरे सुन लो रविंदर जी, गुरप्रीत जी, एक एक करके ये कोई सियासी भाषण थोड़ा है। ठीक है सर, ठीक है सर, आपस में नहीं प्लीज सर। लगाते हैं कभी ईटीटी टीचर। ठीक है रविंदर जी, गुरप्रीत जी, अमरदीप जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में आ रहा हूँ गुरप्रीत जी आपके पास। मैं जवाब देता हूँ ना, अब जवाब दे लेने दो मेरे को। गुरप्रीत जी देखिए, आप बोलेंगे फिर वो आपसे बोलेंगे, आप लोग आपस में उलझेंगे फिर। वो तुमने नहीं करवाई, ये अपना क्रेडिट, तुम्हारा तो काम ही एक है। ठीक है गुरप्रीत जी, रविंदर जी प्लीज सर समझिए सर समय की कीमत को समझिए, दर्शकों के। तुम्हारे 10 मिनट से ज्यादा किसी विधानसभा सेशन में नहीं बैठे, क्या बात करते हो आप? कोई नैतिकता नहीं है तुम लोगों में। अपॉर्चुनिस्ट हो, अपॉर्चुनिस्ट थे, अपॉर्चुनिस्ट रहोगे, और आप भांत भांत की पार्टी से लोग इकट्ठे करके उसको पता नहीं कौन से पेंट में डिबोते हो, सफेद करके केजरीवाल निकाल देता है। अरे जो हमारी पार्टी से या किसी पार्टी से, अकाली दल से तुम्हारे पास जाता है, क्यों चिपकते हो? क्यों फेसबुक पे डालते हो कि झटका? ठीक है सर, ठीक है रविंदर जी, आऊंगा जवाब दीजिए, आऊंगा। ठीक है गुरप्रीत जी, प्लीज सर समझिए। गुरप्रीत जी, और आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। तुम्हारा कोई सिद्धांत नहीं है, दोनों पार्टी का कोई नैतिकता नहीं है। केजरीवाल यहाँ के बोलता है SYL में पानी चलना चाहिए, और पंजाब में बोलता नहीं देंगे, दिल्ली में जाके पानी फ्री में दूंगा। क्यों? उसके पर नलके चलते हैं। ये हम आप बच्चे, आप छोटे हो। ठीक है गुरप्रीत जी, आदमी ने नार्सिसिस्ट तरीके से सत्ता हथियाई, और बीजेपी की बी टीम है RSS है। ठीक है सर, ये आदमी जो है ना कन्वीनर, ये RSS का ही प्रवक्ता है। ठीक है, जरा इसकी हिस्ट्री देखो। ठीक है रविंदर जी, प्लीज सर आप समझिए, प्लीज सर समझिए, प्लीज दोनों लोग समझिए सर, समय की अहमियत को समझिए सर। दर्शक बड़े अपना कीमती समय निकालकर हम लोग को देखते हैं, आप लोग की बात को सुनते हैं। अमरदीप जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद रविंदर जी आपके पास आऊंगा।
हाँ देखिए, मैं इनको जो आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं ना, ये कहते हैं कि इन्होंने एलओपी जो है मिस्टर चीमा को बनाया है। इन्होंने नहीं बनाया, इन्होंने फुल्का साहब को बनाया था। फुल्का साहब इनको छोड़ के चले गए, रिजाइन करके चले गए। उसके अलावा दूसरा जो चेहरा था वो था सुखपाल खैरा, वो भी उनको छोड़ के चला गया। अरे इनके पास और कोई बचता ही नहीं था, और जो बचा था, और मिस्टर गांधी भी छोड़ के चले गए, और बचा था जो वो एक हरपाल चीमा ही था और कोई नहीं था। और तीसरी बात, इनके पास एक हिंदू चेहरा अमन अरोड़ा भी था, उसको भी बना सकते थे, मगर इन्होंने नहीं बनाया। आज उसका क्रेडिट ये ले रहे हैं। दूसरी बात, ये मनजीत सिंह की बात है। देखिए, मनजीत सिंह भी पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसके बाद ये गांधी साहब के साथ चले गए। इनकी पार्टी का भी एक प्रोग्राम था। इनकी पार्टी का प्रोग्राम ये था कि गांव-गांव में अफीम की खेती करवाई जाए, और ये प्रोग्राम जो है नहीं, मनजीत सिंह का नहीं था ये, सॉरी सरमवीर गांधी का। गांधी जी का बोल रहे हाँ हाँ, नहीं ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਪੁੱਛੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਫੀਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਡ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਧਾਰਨੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਬਣਾਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਤਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਠਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपलिफ्ट करे। ठीक है सर। रविंदर जी बोलिए सर अपनी बात रखते, उसके बाद मंजीत जी आपके पास आ रहा हूँ। सर मैं पहले तो एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस के प्रवक्ता या सभी पैनलिस्ट को बहुत मेरे से सीनियर हैं, हमें बहुत लोग सुनते हैं, हमारे शब्दों में जिम्मेवारी झलकनी चाहिए। ये कोई गली कूचे की या किसी गांव के सत की वो नहीं है, डिबेट नहीं है। ये बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जिस तरह से रिएक्टिव होकर बोला जाता है, मुझे नहीं लगता दैट दिस शुड हैव बीन द कंडक्ट ऑफ अ पैनलिस्ट। तो ये दे मस्ट कंसीडर दैट। आई विल जॉइन योर पार्टी एंड लर्न। और ये जो बात की जा रही थी, धार्मिक साहब भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ऐसे है, आम आदमी पार्टी वैसे है, इन सब को दरअसल शायद ऑपोजिशन वाली फीलिंग में आते हैं बहुत पहले ही। जितनी जो ऑपोजिशन को बातें करनी चाहिए तो गवर्नमेंट में रहते हुए कर रही हैं। आज आप ये बात सनी साहब से पूछना चाहूंगा कि क्यों 4.5 गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं मानता हूँ ठीक है, आम आदमी पार्टी में बहुत सारी खामियां रही होंगी, लेकिन आप खुद मुख्तियारी की बात कर रहे थे, आपने कैप्टन साहब को ज्वाइन कर लिया, आप फासिस्ट या कहते हैं केजरीवाल साहब को। जो बंदा 10 साल अगर अकाली दल बीजेपी, मैं बार बार टीवी चैनल्स पे कहता रहा हूं कि ऑपोजिशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द डेमोक्रेसी। 10 साल अकाली दल बीजेपी ने बहुत बड़े लेवल की करप्शन की है। अमरदीप जाऊंगा। सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ऑपोजिशन की जो भूमिका थी उसको बढ़िया तरीके से नहीं निभाया। ऑपोजिशन क्या होता है पंजाब में, इन 4.5 सालों में पता लगा है। आम आदमी पार्टी ने कौन से मुद्दे पर, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे दलितों की स्कॉलरशिप का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कौन सा वो मुद्दा है जिसपे एजिटेशन नहीं की है। 4.5-5 सालों में पता लगा है कि ऑपोजिशन का ये काम भी होता है। अगर 10 साल ठीक है, बीजेपी और अकाली दल की सरकार ने पंजाब को बेतहाशा लूटा है, करप्शन की है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी थी।
4.5 साल चन्नी जी को एलओपी बनाकर रखा। ठीक है सर, ठीक है। एक बार अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई, ठीक है अमरदीप जी। और 6 महीने पहले आके ठीक है। अपनी कैंपेन रन की और सीएम बनके फिर जाके अपने फार्म हाउस में अरूसा जी के साथ बैठ गए। तो ये जो पार्टीज है सियासत करती हैं इलेक्शन से बरसाती डड्डुओं की तरह, और जो ये बातें बोल रही है। ठीक है सर, ठीक है गुरप्रीत जी, आऊंगा सर, आऊंगा, लेकिन उससे पहले अमरदीप जी अपनी बात रख लें, उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। एक एक करके, अब समय कम है, प्लीज एक एक करके फाइनल कमेंट। ठीक है रविंदर जी, हो गया सर, हो गया। अमरदीप जी अपनी बात रखिए। देखिए रविंदर जी जो बात कर रहे हैं, ये अपोजिशन की बात करते हैं जी। मुझे ये बताएं कि अपोजिशन का इनके पास कोई, वो दोनों की बात कर रहे हैं, सरकार की भी अपोजिशन की भी उस समय। पंजाब में जो अपोजिशन थी इनकी थी, अरे इनके आप नुमाइंदे कितने हैं, क्या इनको हक है कि ये अपोजिशन में बैठे? और दूसरी बात, आप लिटिगेशन लेके आइए। रविंदर जी बीच में नहीं सर, प्लीज प्लीज बीच में नहीं। और यार बेचना बोलिया कर बच्चे, बेचना बोलिया कर, इनको टाइम और दीजिए सर। ये और कोई बात रहती है तो ये प्राइमरली आई एम योर को। ठीक है हो गया, गुरप्रीत जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मंजीत जी आपके पास आऊंगा। सर उलझना नहीं है आपस में, प्लीज आपस में नहीं उलझना है, एक एक करके अपनी बात रखनी है। ठीक है हो गया, गुरप्रीत जी अपनी बात रखेंगे। अब गुरप्रीत जी बोलिए सर। बारी बोलो। ठीक है गुरप्रीत जी आप बोलिए सर। गुरप्रीत जी आप बोलिए, समय क्या है, बोलिए सर। सर ऐसे है, देखिए जो अपोजिशन का रोल इनको निभाना चाहिए था मिस्टर अपना आम आदमी पार्टी को, हाँ। ये बुरी तरह से फेल हुए हैं। अगर पंजाब में जितने मुद्दे जो अपोजिशन को उठाने चाहिए थे वो श्रोमणी अकाली दल ने उठाए हैं, बेशक वो एक बिल्कुल तीसरे नंबर पे थे, मगर इनके पास इनको कोई क्रेडिट नहीं है कि ये पार्लियामेंट अपना विधानसभा में बैठ सके। ठीक है सर, अब गुरप्रीत जी, इनका जो झाड़ू था वो तीला तीला हो चुका है। ठीक है। और इनके जो नुमाइंदे हैं उनको कांग्रेस है जो वो डिसमिस नहीं कर रही। ठीक है गुरप्रीत जी अपनी बात रखिए। देखिए डिबेट की एक तहजीब जो है, अपने अपने टाइम में बोलो और दूसरे की बात सुनो। बिल्कुल। अब ये जो ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं दोनों पार्टीज, धारनी साहब और ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी, कि हमने बहुत मुद्दे उठाए, हमने बड़ी एजिटेशन करी। हमारे खुद के एमएलए सुरजीत सिंह धीमान ने पहले 6 महीने में सरकार को चिट्ठी लिखी थी सीएम को कि मेरे इलाके में चिट्टा बिक रहा है, इसका कुछ कीजिए। ये होती है नैतिकता एक इलेक्टेड एमएलए की बियॉन्ड पार्टी। ये नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस में जो एमएलए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और लोगों की बात नहीं उठा सकते क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार है। ये मानसिकता इनकी है, हमारी नहीं है। हमारे एमएलए जो देखते हैं वो सीएम के सामने भी रखते हैं, एक बार 2 बार नहीं सुनी जाती तो पब्लिकली भी रखते हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप है, हर को अपनी आवाज बुलंद करने का हक है और उनका फर्ज है। वो लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजे हैं। इनको ये नहीं मालूम आम आदमी पार्टी वालों को कि विधानसभा में एमएलए क्यों जाता है, ताकि वहां बैठे, पहली बात वो अटेंड करे सारा सेशन, हाय बू ये नारा वो नारा, प्लेकार्ड लेके 10 मिनट बैठे, बाहर आके 3 घंटे प्रेस को संबोधन किया। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, इनको किसी पंजाबी का कोई दर्द नहीं है। ठीक है सर, इनके इंस्ट्रक्शन उस आदमी से आती हैं। ठीक है मंजीत सिंह जी, बहुत जल्दी से फाइनल एक आपका कमेंट सर। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। आम आदमी पार्टी, मंजीत सिंह जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने विपक्ष का रोल अच्छे से नहीं निभाया जब अकाली और बीजेपी सरकार चला रहे थे। अब श्रोमणी अकाली दल से अमरदीप साहब कह रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी को तो विपक्ष का रोल निभाना आता ही नहीं है। देखो ये बात है कि विपक्ष कहीं भी है, बड़ा अजीब सा माहौल हमारे देश का हो गया है। आप पार्लियामेंट का देख लो, पेगासस पर लगातार 12 दिन हो गए मेरा ख्याल, जितने भी दिन हो गए हैं, 19 तारीख से सेशन शुरू हुआ है, ज़्यादा ही हो गए हैं और वो सारे का सारा सेशन वॉश आउट होता जा रहा है। 3-4 बिल धक्के से निकल भी गए। यही हालत अपनी असेंबली में है, नारे लगते हैं, बाहर आ जाते हैं, मीडिया में जाते हैं, प्लेकार्ड बांधने लग गए हैं। वही है मीडिया के सामने कैसे अपने आप को प्रदर्शित करना है। संधू साहब बहुत समझदार हैं, मैं और ये क्रिटिक भी हैं, अपनी पार्टी के भी क्रिटिक हैं, जहां गलत होता है कहते हैं। कम से कम
90 से 100 दिन तो सेशन चलना चाहिए, बैठ के इतने मुद्दे हैं थ्रेडबेयर डिस्कस हो, ये अपना होमवर्क करके आए, इनको सबको होमवर्क दिया जाए। जैसे पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी है, अपोजिशन को साथ लेके रूलिंग मिनिस्टर को किसी को चेयरमैन बना के, या अपोजिशन के किसी आदमी को चेयरमैन, जैसे शशि थारूर आईटी का है, अभी बुलाया था, नहीं आए बीजेपी वाले बाद। ये होना चाहिए, कुछ ये देश के लिए काम करना है तो अपोजिशन क्या होती है, एक ने रूल करना है, इसका माने ये नहीं कि अपोजिशन अनइम्पोर्टेंट है और उसको दबाना है और उसने फोटो उतार के नारे लगा के सुर्खी बटोर के चले जाना है, ये काम नहीं है अपोजिशन। अपोजिशन का काम है कि उसको जो सरकार नहीं कर रही है उसको हाईलाइट करना, और जो रूलिंग पार्टी है उसका सबसे ज्यादा फर्ज बनता है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन डेज रखे जाए। अब क्या है, 3 हफ्ते ज्यादा मेरे ख्याल टोटल साल का जोड़ के देख लो कितना होता है, तो नंबर ऑफ आवर्स अगर डिबेट करो तो वो 4 दिन में सिमट जाएगा, 5 दिन में आपका सिमट जाएगा, इतना कम डिबेट होता है। जबकि तनख्वाह पूरे साल की लेनी है और पेंशन 5 साल के बाद लेनी है, और इनकम टैक्स भी सरकार दे इनका, व्हाइट एलिफेंट का। ये नए घोड़े आए हैं, ये क्या कमाल है, ये क्या लूट नहीं है। ये जब तक हमारा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के सुधार नहीं करता, ये जो डिबेट है ये मीनिंगलेस है। अभी देखो पार्टी के प्रोग्राम आएंगे, मुद्दों की बात नहीं होगी, जातों की, धर्मों की, जो आपने इशू छेड़ा है वही होगी ज्यादातर। ये भी गुज्जर है, ये कंडी के एरिया का है, फिर फलाना एरिया का है, इसको लगा, सबको भरमाना है, भरमत करके वोट लेना है, और सत्ता अपने आनंद मानने के लिए लेनी है, पंजाब के लिए नहीं। हमारे वोटर को भी समझदार होना पड़ेगा कि इन चीजों से बाहर निकले और इनको जवाब दे, हिसाब दे का एक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है गुरप्रीत जी, अब समय नहीं है। जो है जब तक इलेक्शन कमीशन ये जो अकाली दल ने, सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि जो हमारा इलेक्शन प्रोग्राम है, चोन मैनिफेस्टो है, वो एफिडेविट के ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर जो नहीं करे तो उसको राइट टू रिकॉल होना चाहिए, उसको निकालना चाहिए, जवाबदेही कोर्ट में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मंजीत जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। और अमरदीप जी आपका बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। गुरप्रीत सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। रविंदर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 70% हिंदू और दलितों पर नजर सबकी है, सभी अपने अपने तरीके से दावे और वादे कर रहे हैं, वोटर्स को लुभाने की कोशिश कुल मिलाकर हो रही है, लेकिन बेहतर होगा कि असल मुद्दों पर भी जनता को लुभाने की कोशिश हो। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।